हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस सेशन में जो हमारे बीजगणित के सूत्र होते हैं जिसमें हम सरसमीका के बारे में जानते हैं। और आपने देखा है जितने अभी तक हमने आप लोगों को वीडियो डाली है और उसके माध्यम से हमने एक सूत्र याद करने का तरीका खोजा है जिसमें आप लोग पहले सूत्र याद करेंगे और उसके बाद आप सेशन को देखेंगे जिससे आपको ये फर्क पड़े कि हाँ हमने कुछ फार्मूले याद किए हैं और जो आप पहले सवाल नहीं कर पा रहे थे अब कर पा रहे हैं। तो चलिए कि आज के सेशन में यही है। आज आप लोगों को बीजगणित के जो सूत्र हैं सरसमीका उनके बारे में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पहले से भी आप लोगों को याद होगा। तो आइए चलते हैं। इसमें देखिए हमारे आज का जो सेशन है वो है सरसमीका पर। और कैसी सरसमीका है? सर्व समीका। और कैसी सरसमीका है? बीजगणित की। हमारी कैसे ये बीजगणित की सरसमीका है। इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। एक बार हम लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करना है। देखिए क्या है, आप लोगों ने इसके बारे में समझा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखिए सब लोग यहाँ अपने अपने तरीके से ढंग से याद कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ a प्लस बी लिखा है। अब आप लोगों को याद करना है तो x प्लस वाई करके याद कर सकते हो। जिसमें आपको आसान लगे वो चीज आप पकड़िएगा। ऐसा नहीं कि आप कठिन की तरफ भागो, क्योंकि आपके नजदीक बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। फिर आप कठिन की तरफ भागोगे तो फिर आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो हमें ऐसी चीज याद करें जिससे मुझे आसान लगे। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और तीसरा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। एक और फार्मूला होता है इसी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। इसी प्रकार हमारे पास फार्मूले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूले हो जाएंगे। इसके बाद हमें फार्मूले हैं a स्क्वायर। इसके बाद हम फार्मूले लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। और इसके बाद अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। इसके बाद अगला फार्मूला हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का a। ये तो अगर ये वाला फार्मूला किसी जगह पर लग रहा है तो हम इसको लगाएंगे, या फिर इसका एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। इसको आप याद करिए। इसके दो फार्मूले थे, जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ जाएगी वहां हम इनको लगाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास है a क्यूब प्लस का b क्यूब। इसको जब हम लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का ab। ये फार्मूला हो गया। इसी का एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का a 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये इसको आप नोट कर सकते हैं और हम फिर यहाँ आगे सूत्र लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या आगे वाले में अब हमारे पास अगला जो फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ये हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले फार्मूले में। हमारे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc। क्या होगा? एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। ये हो जाएगी। और इसके बाद हम इसी में फार्मूला और लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब
बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और प्लस का 3abc, ये हो गया। और फार्मूला है इसके सरसमीका की, अगला फार्मूला x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, अगर ऐसे आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी, ये हो जाएगा। और इसके बाद अगला फार्मूला आता है x माइनस का a और x माइनस का b, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा माइनस ए प्लस बी एक्स और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस ए बी, ये हो जाएगा। इसको आप याद करके रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर माइनस रखेंगे प्लस, अगर दोनों में माइनस है तो फिर हम उसको बाहर माइनस रखेंगे और यहाँ पर हम प्लस रखेंगे। एक और फार्मूला होता है, अगर x माइनस ए है और एक ब्रैकेट में x प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा ए। ये इतने हमारे फार्मूले हैं, इनको आप बीजगणित में याद कर सकते हैं। अब हम इसी सेशन में हमने आप लोगों से कहा था लासा के कुछ फार्मूले हैं लासा मासा के, उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं लासा मासा का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे लासा मासा वाले कैसे सवाल आते हैं। लासा मासा में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक पहली संख्या दे रहेगी, पहली संख्या दे रहेगी, पहली संख्या को हम लोग a मान लेते हैं और जो दूसरी संख्या है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। और अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम लासा निकालते हैं, लासा यानी लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं तो a गुणे क्या आ जाएगा b आएगा। अगर इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं तो हमारे पास a गुणे b आएगा और इन्हीं का अगर हम महत्तम समापवर्तन निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो अगर हम इनको सिद्ध करें कि क्या इनका जो फार्मूला है वो क्या सत्यापित करता है, तो इन दोनों का फार्मूला ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो अब ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम याद कर सके, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है, नहीं तो सीधे सीधे कह देता है कि दिए गए संख्याओं में लासा या फिर आप मासा निकालिए, या फिर कह दिया कि पहली संख्या निकालो, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिद्ध ही करना चाहते हैं तो सिद्ध कर सकते हैं। पहली संख्या हमारे पास a दिया है, दूसरी संख्या हमारे पास b दिया है, लासा हमने कितना निकाला था, a गुणे b निकाला था और मासा हमारे पास 1 आ गया। तो a गुणे b बराबर a गुणे b, यानी ये दोनों बराबर है। कभी कभी क्या होता है इनका सत्यापन करने के लिए किया जाता है, तो आप इनको लासा गुणे मासा याद करेगा। अब इससे काफी सूत्र बन जाते हैं कि लासा बराबर क्या होगा, मासा बराबर क्या होगा। अगर आपको लासा बराबर ही निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। लासा बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। इसी प्रकार आप मासा का निकाल सकते हैं, वैसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे इस सेशन में याद करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोगों को सवाल दिए जाएंगे, आप लोगों को उनको हल करके देखना है कि क्या वो सवालों को लगा पाते हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं। देखिए बच्चों, इस सेशन में आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें आप लोगों को लगाना है सबसे पहले, और फिर इसके बाद हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप लोग इसको हल कर लीजिएगा और फिर इसके बाद हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ हमारा जो प्रश्न तीसरा है, पहले नीचे चलते हैं। प्रश्न तीसरे में कह रहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आप याद रखिएगा, हमसे बोला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अगर हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है, अगर हमारे पास जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कोई भी मान लेते हैं कि माना हमारे पास जो परिमेय संख्या है, अगर हमारे पास परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या 3 है और इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा 2√3। तो ये सदैव कैसी संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। कैसी संख्या रहेगी ये, अपरिमेय संख्या। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिएगा और उसको परिमेय के साथ अगर आप परिमेय के साथ गुणा करा रहे हो तो वो सदैव कैसी संख्या देगा,
अपॉलिनेशन के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपका कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो आपको याद रखना, अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो आप हमेशा मासा निकालना है, और अगर छोटी से छोटी संख्या कहता है तो आप उसमें क्या निकालिएगा, लासा निकालिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, अगर आपको शेषफल देता है तो आप दिए गए संख्याओं से पहले शेषफल को क्या करोगे, घटाओगे। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो हमारे पास जो 70 दिया है उस 70 से पहले 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65। और इसके बाद जो हमारे पास 25 दिया है, 125 से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117। तो आप इनको घटाइएगा, घटाने के बाद चेक करिएगा। इसमें हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अभी आप लोगों को हमने सूत्र के माध्यम से समझाया कि लासा मासा हम कैसे निकालते हैं। हम इनका अलग अलग खंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 करना 5, 5 3 15, और ये फिर किससे कटेगा, 13 से, 13 करना 13। 117 किससे कटेगा, हम सबसे पहले इसको 3 से काट देते हैं क्योंकि 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक को 9, 2 बचा 3 27। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक 9 3, 3 त्रिक को 9, फिर इसके बाद 13 से कटेगा, 13 करना 13। अगर इन दोनों संख्याओं के अगर हम खंड की बात करते हैं, आभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, तो इनके आभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 13, और 117 के अगर आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 13 है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास 13 है, और 13 ही हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या ही है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 13 ही इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है। और अगर 13 को अगर हम 70 भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 5, और अगर 13 का इसमें भाग देते हैं तो 125 में हमारा शेषफल बचेगा 8। यही चीज पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती है, कि इन दोनों संख्याओं में भाग दें और हमारे पास संख्या क्या बचे, शेषफल 5 और 8 बचे। इसका मतलब हमारा आंसर कौन होगा, 13। इसका मतलब ये पहला विकल्प हमारा सही है। अगर ऐसे सवाल आते तो आप इनको बिल्कुल इसी तरह करिएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा इनकी संख्या चेंज हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है इन्हीं दो संख्याओं का लासा 60 है, मासा 3 है, और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या से वही तरह करना आपको, जैसे सवाल आपको फार्मूले भी बताए थे। कैसे करोगे, तो यहाँ पर हम हल करेंगे कि हमारे पास अगर एक सूत्र था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। पहली संख्या हमारे पास कितनी है, पहली संख्या हमारे पास दी है, एक संख्या हमने मान लिया पहली संख्या 12 है, लेकिन दूसरी संख्या नहीं दी तो दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास लासा कितनी दी है, लासा हमारे पास 60 दिया है और मासा हमारे पास 3 दिया है। तो दूसरी संख्या अगर हम निकालेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 गुणे 3 और बटे हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 से काटोगे 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा, 5 15। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, दूसरा। अब इसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे लासा पूछ सकता है, मासा पूछ सकता है, कोई दो संख्या दी हो सकती है। यहाँ पर एक संख्या दी थी तो एक संख्या को हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा प्रश्न चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां है, इनको हल करने की कोशिश करिए। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, पहले आप सवाल लगाइएगा और देखिए क्या हम चारों सवालों में सवाल सभी जो 4 हैं इनको लगा पाते कि नहीं। देखिए हम क्वेश्चन एक बार पढ़ ही रहे हैं, क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है रेखा युग्म समीकरण दिए हैं x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैसा हल होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया कि प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, कि समांतर रेखा होंगी, कि समपाती रेखा। तो आप उनको हल करके बताना है कि कौन सी रेखा हो सकती है या कौन से हल हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है। छठवां प्रश्न कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं किस आधार पर, कंडीशन बताओ। कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, तो उन कंडीशन को हम देखेंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है यदि sin थीटा - cos थीटा बराबर 1 है तो sin की पावर 4 थीटा और प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग नीचे से चलते हैं सातवें प्रश्न से। सातवां प्रश्न हमारे पास दिया है sin थीटा - cos थीटा बराबर 1 दिया है और हमें ये लाना है, इसका मान बताना। क्या कर सकते हैं वो चीज हम देखेंगे यहाँ पर। अगर हम इनको हल कर सकते हैं तो कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से हल करने की कोशिश करिएगा। अगर हम इनको पावर 4 लाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम sin थीटा बराबर 1 + cos थीटा, ये हो सकता है। या फिर हम ऐसा सोचें कि sin थीटा का ऐसा मान क्या हो सकता है जिसमें हम रखें तो उसकी वैल्यू वो हो सकती है। ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पता है
यहाँ पर अगर इसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आप इनको वर्क करोगे, फिर इसके बाद इसका वर्क करोगे तो फिर बहुत समय हो जाएगा। तो हमें ऐसे वैल्यू सोचते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या रखें। जैसे अगर हम साइन की वैल्यू जानते हैं, साइन थीटा में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम साइन जीरो की वैल्यू देखें तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और इसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और साइन अगर साइन 60 की वैल्यू देखें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और अगर इसी तरह साइन 90 की वैल्यू देखें तो साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। अब आ जाओ कास में, अगर हम कास 0 की वैल्यू देखें तो कास 0 की वैल्यू होती है 1। अगर कास 30 की देखिए तो कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। और अगर कास 45 की वैल्यू देखें तो कास 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर हम कास 60 की वैल्यू देखें तो कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। और अगर कास 90 की वैल्यू देखें तो कास 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। अब आप इनमें से पहचानिए कि ऐसा यहाँ पर ऐसी वैल्यू क्या रखें कि जिससे हमें a प्राप्त हो। अगर हम यहाँ पर 0 रखते तो 0 से घटाएंगे तो -1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो -1 है नहीं, तो क्या मतलब यहाँ पर रखने से। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, तो कभी घटेगा नहीं। इसको रखने पर ये भी कभी घटेगा नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएंगे। इसको रखेंगे तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 90 रखें, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रखें, अगर थीटा की वैल्यू क्या रखें, 90 अंश रखें, तो अगर हम साइन 90 अंश और माइनस का cos 90 अंश रखते हैं तो क्या ये आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0, अर्थात हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगा, 90 अंश। यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश की पावर 4 हो जाएगा प्लस cos 90 अंश की पावर 4 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, की पावर 4 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 की पावर 4 हो जाएगा। 1 की पावर 4 1 होता है और 0 हो जाता है, तो कितनी आ जाएगी 1। लेकिन इसका भी मान कितना होगा 1। तो आपको ये याद होनी चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें फार्मूले भी बता चुके हैं, आपको याद करना है। तो आप याद करोगे तभी आपको आएंगे। इसका मतलब ये इस तरह हम हल कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, छठा प्रश्न कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप कब होंगे, तो देखिए आप इन समरूप त्रिभुजों को तभी आप समझ सकते हो जैसे हमारे पास ये समरूप त्रिभुज है। अभी तो हम इनको बनाए नहीं है, लेकिन अगर हम इनको समझेंगे तो हमारे पास समरूप त्रिभुज कैसे कैसे कंडीशन हो सकती है। तो इनकी अभिधारणा होती है। अभिधारणा किस आधार पर हो सकती है, तो अभिधारणा हो सकती है कोण पर हो सकती है, एंगल पर हो सकती है, भुजा पर हो सकती है, साइड पर हो सकती है, या फिर दो एंगल और एक भुजा, या दो साइड और एक एंगल हो सकता है, इस तरह की हो सकती है। लेकिन एक शर्त है, समरूप त्रिभुज तब होंगे जब दिए गए भुजाओं का समानुपातिक अनुपात यानी सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, अगर हम इनके अनुपात देखें, जैसे दो त्रिभुज हैं, इन दो त्रिभुजों के समरूप कब होंगे, जब इनके भुजाओं का अनुपात समान होगा। बराबर भुजा नहीं होगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाएं बराबर नहीं, भुजाएं अगर बराबर है तो वो सर्वांगसम हो जाएगा, और अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो फिर वो क्या है, हमारे समरूप है। जैसे अगर हम इसकी 2 की बात करें, ये हमारे पास 3 की बात करें, ये 4 है, और ये हमारे पास 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। तो इस आधार पर देखिए तो 2 2 के बराबर हो गया, 3 3 के बराबर हो गया, 4 4 के बराबर हो गया। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो क्या ये समरूप है, चेक कर लेते हैं। अगर हम इनके आधार पर देखें तो ए बी बटे हमारे पास पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और बराबर ए सी बटे पी आर। ए भी 2 है, पी क्यू भी 2 है, और अगर बी सी कितना हमारे पास है, बी सी हमारे पास है 3 है, और ये क्यू आर कितना हमारे पास 3 है, और ये ए सी 4 है, और पी आर भी 4 है। अगर इन सबको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1 बराबर 1। तो इस आधार पर तो त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, साथ में सर्वांगसम भी है। परंतु अगर ये हमसे कह देता कि ये है, ये हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 8 है, तो इस आधार पर अगर हम देखें त्रिभुज को, क्या ये समरूप है, तो समरूप देखेंगे। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो समरूप है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। सर्वांगसम की स्थितियां तब होती हैं जब आपको भुजाएं बराबर दी हो, तब वहां पर। लेकिन आपके सिलेबस में सर्वांगसम की स्थितियां नहीं है, ये केवल समरूप स्थितियां दिखाई जाती हैं, उनमें आपको देखना। तो समरूप स्थितियां में ये होंगी कि अगर भुजाओं का अनुपात हमारे क्या है, बराबर है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके, पी क्यू आर, किस कंडीशन से, एस 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 से। ये हमारी कंडीशन हमने दिखाया। अब
हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है। तो आपको 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज कैसे लिखोगे? 3 का पहाड़ा मतलब 3 गुना 6, 3 3 को 9, 3 4 को 12 और 3 5 15, 5 गुणज लिखना था तो 5 लिख डाले। इन तीनों को जोड़ डालो, इन पांचों को जोड़ डालो। 3 6 5, 3 + 6 + 9 और प्लस 12 और प्लस 15 जोड़िए। 3 6 9, 9 9 18, 18 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगा? 18 12 कितने हो गए? 30, और 30 में 15 जोड़ो कितना हो जाएगा? 45। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कहता है कि रेखा युग्म दिया है, एक रेखा युग्म हमारे पास दिया है, इसको सही से हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या है? x प्लस का 2y और माइनस का 5 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। आगे हमारे पास दिया 4x और प्लस का 8y और माइनस का 20 बराबर 0, ये समीकरण हमारे पास दो दिया। इसको हम क्या करेंगे? ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। ax2 प्लस by2, इसको भी लिखो इसी तरह a1x1 a2x2, इसको भी लिखिए b1 और इसको लिखिए b2, इसको c1 और इसको c2 बराबर 0, समीकरण क्या है? 2। इनसे क्या कराना आपको? तुलना कराना। जब आप इनसे तुलना कराओगे तो जो a1 है यहाँ पर कितना है? 1 है, तो a1 बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, b1 बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा और c1 बराबर हमारे पास -5 आ जाएगा। a2 बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा, b2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 8 और c2 बराबर आ जाएगा हमारे पास -20। अगले कंडीशन लिख रहे हैं इनके हल कैसे होंगे। तो हल के लिए हम अनुपात नीचे करेंगे कि अनुपात में हल कैसे निकाल सकते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ये हो गए अनेक हल। इस कंडीशन को हम कहेंगे अनेक हल, इस वाले कंडीशन को कहेंगे अनेक हल। और दूसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। इस कंडीशन को कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसके बाद तीसरी कंडीशन है a1/a2 डज नॉट b1/b2। इस कंडीशन को कहेंगे, यहां भी होती है डज नॉट c1/c2, लेकिन कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा ये नहीं होती, ये नहीं लिखा होगा, लेकिन ज्यादातर देखने को मिलेगा कि ये होता है। ठीक है, तो इसके हल के लिए होती है अद्वितीय हल होते हैं। इसके कैसे होते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, अब चलते हैं इनमें मान रखने की कोशिश करते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 1 और a2 की वैल्यू 4 है बराबर b1 की वैल्यू 2 है और इसकी है 8 और बराबर -5 और -20। माइनस कर देंगे, 5 का 5, 5 चौको 20, 2 का 2, 2 चौको 8, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। ये तो सभी बराबर हो गए, इसका मतलब कौन से हल है? अनेक हल। ये हमारे कुछ प्रश्न थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा प्रश्न इसमें 8 है, 9 10 11। देखिए 11 प्रश्न पर हम बात करते हैं। करा यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। हल करने की कोशिश करिए। देखिए हमारे पास इनकी फार्मूले याद है तभी आप इनको कर सकते हो, नहीं तो ये बिना विदाउट फार्मूले के आप हल नहीं कर सकते। एक इसके बहुलक, माध्य और माध्यिका, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है आप लोगों में कि माध्य को माध्यिका समझ लेते हो और माध्यिका को माध्य समझ लेते हो। माध्य अलग है, माध्यिका अलग है। पढ़िए माध्यिका ये है, माध्य ये, और कभी कभी ये चीज करके आ जाती है माध्यक। तो माध्यक ही हमारी माध्यिका और माध्य चीज अलग है। इनके बीच में संबंध ये है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब निकाल लीजिएगा बहुलक हमारा कितना दिया? 45, तो 45 रख देंगे। 3 माध्यिका हमें निकालना है, वो तो दी नहीं, -2 माध्य कितना दिया? 27। तो 45 बराबर 3 माध्यिका माइनस 27 गुना 54। इसको उठा के इधर ले आओगे तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा 54 बराबर 3 माध्यिका। अब ये 3 माध्यिका इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएगा 99 बराबर 3 माध्यिका। अब इनको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा। तो 33 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास?
माध्यिका के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास माध्यिका के आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न में। 10वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास माध्यिका निकालना है, आंकड़े दिए गए। आप इसको निकाल सकते हैं और आपके लिए घर के लिए सवाल दे रहे हैं कि आप इनको निकाल के दिखाइएगा कि क्या हो सकता है। कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है। इसमें से आपको माध्यिका निकालना, ठीक है? ये आपके घर के लिए सवाल दे रहे हैं। चलिए 9वें नंबर के सवाल हम चेक करते हैं, 9वें नंबर के हल करने की कोशिश करते हैं। 9वां नंबर क्या है आपका? कह रहा है जो 4 tan थीटा बराबर हमारे पास 3 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। और हमसे पूछा क्या है? 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और 4 sin थीटा प्लस का cos थीटा। आप यहाँ इनको तभी हल कर सकते हो जब आपको sin थीटा cos थीटा की मान पता हो। हम तो इसे परिचित है। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम समकोण त्रिभुज लग रहा है ना ये, देखिए समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम यहाँ पर इनके नामकरण कर देंगे A, B और C। इसका हम थीटा दे देंगे। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या हो जाता है? आधार। लंब कितना है? ये क्या है? समकोण के ठीक साथ में काट, ये काट है, ये क्या है? लंब है। लंब हमारे पास 3 है और आधार हमारे पास 4 है। तो कण कितने का आ जाएगा? ये तो आपको याद होना चाहिए। कितने का आ जाएगा? 5 का। ये चीज आपको याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। समकोण ठीक साथ में कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से करेंगे तो आपका आ जाएगा। हमें निकालना क्या था? sin थीटा। तो sin थीटा बराबर निकाल लीजिए। sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। क्या होता है? लंब बटे कण। लंब क्या हमारे पास 3 है और कण कितना हमारे पास 5। cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार बटे कण। आधार हमारे पास क्या है? आधार हमारे पास है 4 और कण कितना हमारे पास 5। तो ये मान निकल है। अब इसमें हम रखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 sin थीटा माइनस का cos थीटा बटे 4 sin थीटा और प्लस का cos थीटा। हल करिए। 4 गुणे sin थीटा की जगह पर क्या रखोगे? 3/5 और माइनस cos थीटा की जगह पर क्या रखोगे? 4/5 बटे 4 sin थीटा की जगह पर 3/5 और प्लस cos थीटा की जगह पर 4/5। हल करो। 3 चौको 12/5 माइनस 4/5 बटे 3 चौको 12/5 और माइनस प्लस 4/5। हल करो। कितना आएगा हमारे पास? दोनों क्या सेम है तो 12 में से 4 घटा देंगे 8/5 बचेगा और दोनों क्या सेम है तो जोड़ देंगे तो 16/5 हो जाएगा। 5 से 5 काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/16। हल करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2। ये हमारे सवाल का जवाब। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पर। देखिए 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न हमारे दिया है sin 2a बराबर 2 sin और हमसे a का मान पूछा है। हालांकि ये सवाल आपके इसमें नहीं आना चाहिए। ये आप सवाल तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑप्शन दिए होंगे तब। नहीं तो अगर ये 2 नंबर पे आ जाए तो सवाल आप नहीं हल कर सकते। लेकिन आज इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि 2 नंबर में कैसे कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि आपको जब आप कक्षा 11 में जाओगे तब आप उसको फार्मूला पढ़ोगे। ये होता है 2 sin a इंटू cos। किसका फार्मूला है? sin 2a का। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos। तो हम sin 2a की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर क्या होता है? 2 sin a इंटू cos a बराबर हमारे पास 2 sin a दिया है। 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? cos a बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। अब cos में 1 किसका मान होता है? तो cos में 1 हम जानते हैं किसका मान होता है? cos 0 का मान। cos में 1 किसका मान होता है? cos 0 का मान होता है। तो cos से cos कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा? 0 अंश। तो और a का मान कितना आ गया हमारे पास? 0 अंश। लेकिन अगर हमारे पास बहुविकल्पी में आता सवाल तो अगर बहुविकल्पी में आता तो फिर बहुविकल्पी रख करके चेक करेंगे कि थीटा का जितने भी दिए हैं किसमें सर्टिफाइड हो रहा है हमारा जो दोनों है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारे इस सेशन के लास्ट प्रश्न है 12 और 13। क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? सबसे पहले हम 13 प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है के संघनन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इनमें से प्राप्त घनाभ का एक आयतन
और संपूर्ण पृष्ठ का घनफल। आयतन संपूर्ण पृष्ठ या केवल संपूर्ण पृष्ठ हो सकता है, आयतन नहीं पूछेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसमें दो घन है और दो में से एक का आपका आयतन दिया है, यानी हम जानते हैं कि घन जो हमारे पास होता है ये हमारे पास घन है। पहले आप लोग घन बना लीजिएगा। पेपर में आपको कैसे हल करना है, सेम इसी तरीके हल करना है। ये बहुत खींच करके 2 नंबर 4 नंबर जरूर आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, तो आपको आना चाहिए। ये हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो हम यहां लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन हम जानते हैं घन की आयतन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं ए क्यूब। दिया कितना हमारे पास 64 दिया है, किसके बराबर है, ए क्यूब के। इधर क्यूब हटाएंगे, इधर क्या चल जाएगा, घनमूल चल जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए की। तो 64 किसका घनमूल है, 4 का। तो हमारे पास जो ए है, भुजा है, वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके संघनन फलकों को मिलाकर के जोड़ दिया जाता है। कितने घन है, 2। तो जब 2 घन है तो आप इनको इस तरह लिखिएगा, इस तरह बनाइएगा। इनके जो फलकों हैं इनको आप जोड़िएगा। ये तो हमारे पास हो गया, पहला घन हो गया, और इसके बाद फिर हम इसी में दूसरा घन जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास दूसरा घन हो गया। अब आप इनको जोड़िएगा। ये हमारे पास ये हमारे पास 2 घन हो गए। अब 2 घन में अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी सेम ही रहेगी, कितने की, 4 सेंटीमीटर की, परंतु ये बढ़ गई, पहले कितने की, 4 की, और ये बढ़ गई 4 की, और जो हमारे पास ऊंचाई हो तो उतनी रहेगी। यानी हमारे पास जो बदली है वो लंबाई बदल गई, कितनी, लंबाई में परिवर्तन आया, क्योंकि लंबाई परिवर्तन हो रही है क्योंकि वो बढ़ रही है, इसका मतलब 8 की हो गई। और जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर की है। ऊंचाई जो है वो कितने की है, 4 सेंटीमीटर की है। कितने की है ये, 4 सेंटीमीटर की। ठीक, अब हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन। तो अगर हम आयतन निकालना चाहें तो आयतन देखिए इधर निकाल देते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, 8 की, चौड़ाई कितनी है, 4 की, ऊंचाई कितनी है, 4 की। कितना आ जाएगा, 4 चौको ये 8 गुणे 4 चौको 16, गुणा करो 8 से 48 के 8 लगे 4, 8 का 9 8 8 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है। अब इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो खुद आ जाएगा। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यहां हल करने की कोशिश करें। क्या है हमारे पास, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस का BH प्लस का HH। कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हो जाएगा। जब इसको आप हल करोगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी हमारे पास 8 है, गुणे चौड़ाई कितनी 4 प्लस चौड़ाई कितनी 4 और गुणे ऊंचाई कितनी हमारे पास 4 है, प्लस ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 8। हल करो, 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, जोड़ डालो 2 ब्रैकेट के अंदर 2 6 8 2 10 जीरो से लगे 1 3 4 4 3 7 7 में जोड़ोगे 8, इनका गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां पर क्यूब आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब हम लोग चलते हैं 12वें प्रश्न पर। ये ध्यान देना कि ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, 6 नंबर में सॉरी 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 12 में। 6 नंबर में भी कभी कभी आ सकता है, लेकिन आप उनको लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए पासा हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पास एक डाइस है और डाइस में 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। आपको ये बनाना आना चाहिए कि आप इनके कैसे बनाते हैं। पेपर में आप सेम इसी तरह करिएगा। हमारे पास कितने अंक है, 6। इसमें कह रहा है 3 से छोटी विषम संख्या। हमारे पास जो संभावना है पासे की, वो संभावना कितनी है, संभावना हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकता है,
है, 2 हो सकता है अंक, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस प्रकार से हमारे तरीके कितने संभावना बन गई? 6 संभावना बन गई। लेकिन हमसे कहा है कि 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या होने की संभावना, विषम संख्या होने की संभावना तो कौन कौन सी हो सकती है? 3 से छोटी कौन है? तो 3 से छोटी हमारे पास जो विषम है वो केवल एक ही है। इसका मतलब हमारे पास अंक 1 है, तो संभावना भी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? तो प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी, प्रायिकता हम कैसे हो जाएगी? संभावना 1 है, आने की संभावना बटे कुल संभावना, कुल संभावना हमारे पास कितनी है? 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/6। ये हमारे पास आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें और देख सकें और अपनी कमियों को दूर कर सकें। आप लोग पिछले सेशन में हमने कहा था कि आप लोग इसको बताइएगा अगर कोई दिक्कत है। ऐसा लगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोगों को आता है। चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल में समस्या है आप उनको कमेंट कीजिएगा। जो भी आपने आपको काम दिया है, 10वां क्वेश्चन आपको हमने दिया है, उसको आप हल करके कमेंट कीजिएगा कितना आप आंसर आएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।